नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने पिछले अपने वीडियो में चर्चा किया था कि बच्चों के एक सवाल थे कि पढ़ी हुई चीज़ें हम आसानी से क्यों भूल जाते हैं, या जो करंट में पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ते पढ़ते पिछला क्यों भूल जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने पिछले वीडियो में इस सवाल को लेकर के आया और इसकी शुरुआत की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चर्चा इस समस्या के जड़ के बारे में समझा था, जिसमें हमारा मेन ध्येय था, मेन पर्पस था ये बताना कि इसको एज अ समस्या हमें नहीं समझना है। मैंने बार बार इस बात पे फोकस किया कि यू शुड नॉट कंसिडर दिस एज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, चंकिंग एंड मेमोरी कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉग्निटिव लोड थ्योरी क्या होता है इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और साथ में हमारे जो हरमन बिंगहॉस थे उन्होंने जो थ्योरी दिया था, जो फॉरगेटिंग कर्व दिया था, उसके रिगार्डिंग मैंने जो साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे उसको बताते हुए समझाने का प्रयास किया था कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू हैव टू टेक दिस फ्रॉम थिंग इज दैट यू शुड टेक इट एज अ नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। सो अब हम लोग, चूंकि अब आपके लिए तो ये एक समस्या है, हाँ, अब आपको लगता है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, सो हाउ शुड वी डील विथ इट। और अगर ये समस्या नहीं भी है, इफ दिस इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो इससे कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें इसे डेवलप करना है। सो हम कैसे डेवलप करें इस चीज को, हम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे लेके आए, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है हमारे लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें मदद करेगा हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्डिंग में, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। और जब हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या चैप्टर एन तक जब पढ़ाई करते हैं, और अंत आते आते चैप्टर एन आते आते आपका पिछला पढ़ा हुआ भी मैक्सिमम मतलब 90 to 95% चीज़ें जो होंगी वो बहुत अच्छे से आपको याद भी होंगी। लेकिन हाँ, अब ये सब चीज़ प्रैक्टिस करने पर है। फर्स्ट यू नीड टू ट्राई इट आउट। ठीक है, कुछ समय आपको इसको ट्राई करना होगा। जो टेक्निक्स हम लोग इस पे बात करने वाले हैं और काफ़ी इफेक्टिव है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, बहुत पुराने समय से हम लोग रिवीजन 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 ये बात सुनते आ रहे हैं, बट वी हैव नेवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिवाइजिंग और हाउ टू रिवाइज, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आज इसी सब विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है इस सो कॉल्ड प्रॉब्लम के को सुलझाने के लिए, इसकी समस्या के निदान के लिए। तो हमारा है आज पहला टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटेशन। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस्ड रिपीटेशन। ठीक है, देखिए दो वर्ड है यहाँ पर, एक वर्ड यहाँ लगा है स्पेस्ड और रिपीटेशन। अब स्पेस का मतलब ये हो रहा है, आप ऐसे समझिए कि रिपीटेशन को हम सिंपल वर्ड में समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन। ठीक है, अगर हम रिपीटेशन वर्ड हटा दें तो उसको बोलते हैं रिवीजन। और स्पेस का मतलब होता है कि हम एक ऐसा शेड्यूल तैयार करें, एक ऐसा टाइम टेबल तैयार करें, या पढ़ने का तरीका ईजाद करें। ईजाद भी नहीं करना है, बस उसमें जो भी पढ़ने का तरीका आप अभी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करना है, जब हम रिवाइज करेंगे किसी चीज को तो रिवीजन का एक शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, अब वो शेड्यूल क्या हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूं कि अगर चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, ठीक है, अगर चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ाई किया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट नेचुरल है। चैप्टर 1 को हम लोगों को रिव्यू कब करना है, रिव्यू करना है नेक्स्ट डे पर। ठीक है, सपोज कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर 10th की बात करूं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लूं, या फिर कोई भी टेक एनी एग्जांपल फॉर एग्जांपल एनी चैप्टर फॉर दैट कॉज, मॉनसून चैप्टर ही समझ लेते हैं। अगर हमने मॉनसून चैप्टर अभी करंट में पढ़ाई कर रहे हैं और वो खत्म हो चुका है, अब उसके आगे वाले चैप्टर्स को हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इफ आई हैव कंप्लीटेड मॉनसून चैप्टर टुडे, आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट मॉनसून टुमारो। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट डे। ठीक है, उस चैप्टर को निश्चित तौर पर हमें कब रिवाइज करना है, नेक्स्ट डे रिवीजन करना है। अब नेक्स्ट डे रिवीजन करने के बाद फिर जैसे मूव ऑन करते हैं, आगे की पढ़ाई जो कर रहे हैं, उसके बाद आफ्टर 2 डेज, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर से उसी मॉनसून चैप्टर को हमें रिवाइज करना है। और इसी तरीके से फिर अगले वीक में 2 दिन अब कर लिया, इस वीक का रिवीजन खत्म है, अब अगले वीक में हमें उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, इसी तरीके से इफ यू कैन डू इट फॉर 2 days अ वीक, ठीक है, एक दिन में अगर 2 बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर गैप दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बोलता हूँ। सपोज करो कि आपने मंडे को, ठीक है, इफ यू हैव studied monsoon or completed studying monsoon on मंडे, तो आप इसका रिवीजन कब कर रहे हैं, अगला जो रिवीजन आपका होना चाहिए वो कब होना चाहिए, वो अगला रिवीजन आपका होना चाहिए ट्यूसडे को। ठीक है, अब ट्यूसडे को हम लोगों ने मॉनसून को अगेन रिवाइज कर लिया और जो अगला चैप्टर पढ़ना था वो भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 दिन बाद मतलब वेडनेसडे और थर्सडे को छोड़ने के बाद वी आर अगेन कमिंग बैक टू रिवाइज दिस
मॉनसून ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे को अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। अब सैटरडे संडे गैप करेंगे और क्या करेंगे, अगेन द नेक्स्ट वीक मंडे को हम लोग अगेन मॉनसून को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब अगले वीक मॉनसून को मंडे को रिवाइज करने के बाद फिर हम 2 से 3 दिन का गैप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन हम लोग छोड़ देंगे एंड अगेन वी विल कम बैक टू दिस मॉनसून ऑन फ्राइडे। और इस तरीके से हर वीक में थोड़ा थोड़ा गैप को बढ़ाते हुए वी विल बी रिवाइजिंग मॉनसून रिपीटेडली। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस्ड रिपीटेशन बोलते हैं। अगर हम यही टेक्निक हर सब्जेक्ट के साथ, हर एक चैप्टर के साथ अपनाते रहें, स्पेस्ड रिपीटेशन के साथ देते रहें, अकॉर्डिंगली हम उसका प्लानर तैयार करें, ठीक है, कि कब हमने कौन सा रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर करंट चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है और नेक्स्ट रिवीजन का टाइम हमें किसे देना है। इसे जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मानसून मैंने बताया, एक चैप्टर बताया मानसून ज्योग्राफी का। अगर हिस्ट्री का अगर सपोज कीजिए कि हम 1857 वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मानसून हमने खत्म किया था करंट वीक के मंडे को, और उसके बाद फिर ट्यूसडे से हमारा 1857 वगैरह शुरू हो गया, ये कंटिन्यू हो रहा है। फिर मंडे को रिवीजन का प्रोसेस भी पैरेलली चल रहा है। फिर जब 1857 फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपका वेडनेसडे या थर्सडे को अगर कंप्लीट हो जा रहा है, तो द वेरी नेक्स्ट डे यू आर गोना रिवाइज व्हाट, you are going to revise the same 1857 and the same thing will be applied for each and every subjects or for each and every chapters, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके से अपने लिए शेड्यूल करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा शेड्यूलिंग करते हैं विथ ऑल योर प्लानर्स एंड ऑल, ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको अपने पढ़ाई पर देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा आपको। अब नाउ दिस इज नॉट जस्ट वन टेक्निक, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग ओवर 3 to 4 टेक्निक्स ओवर हियर। और हम लोग इस 3 से 4 टेक्निक्स का क्या करेंगे, चारों का कंबाइंड तरीके से कोशिश करेंगे कि इसको अपने शेड्यूल में, अपने पढ़ाई के तरीकों में इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो आउट ऑफ 3 or 4 टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, आई हैव डिस्कस्ड वन टेक्निक दैट इज अबाउट स्पेस्ड रिपीटेशन, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब दूसरे टेक्निक के बारे में लोग समझते हैं इसको, इसका नाम है एक्टिव रिकॉल, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, एक्टिव रिकॉल, ठीक है। अब एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, आपको रियल टाइम पता है, रियल टाइम एक्शन कुछ होता है, रियल टाइम जो रियल टाइम में आप कुछ करते हैं। अब रिकॉल करने का काम भी हमको रियल टाइम में ही करना है। अब इसको कैसे करना है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली अगर हम एक चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि हम लोग चैप्टर, अगर वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वी आर रीडिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, और फॉर एग्जाम्पल वी शुड टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अगर हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, सपोज कीजिए कि पूरा नहीं भी पढ़ा, फॉर एग्जांपल टेक जस्ट वन टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, फॉर एग्जांपल कि अगर 1915 के पहले के भाग को आज हम लोगों ने शुरुआत किया है, मतलब वी हैव स्टडीड फ्रॉम 1885, फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस 1885 टू 1915, अगर इस फेज की पढ़ाई हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक के तहत, चैप्टर के तहत अगर आज के दिन में कर लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज आई एंड अप विथ माई टॉपिक, जैसे ही हम लोग ये टॉपिक को खत्म करते हैं, वी विल क्लोज डाउन अवर बुक्स, वी विल क्लोज डाउन अवर नोट्स एंड ट्राई टू जस्ट रिकॉल, ओके, व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक, व्हाट आई हैव स्टडीड फ्रॉम 1885 फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस। उसमें फिर जो भी डेट्स सामने आते हैं कि 1885 से लेकर के 1895 तक की क्या कहानी रही, फिर 1895 से लेकर के 1905 तक की क्या कहानी रही, फिर 1905 से लेकर के फिर 1915 तक की क्या कहानी रही, इस तरीके से करके वी आर जस्ट गोना रिकॉल द चैप्टर, ठीक है, और वी आर गोना रिकॉल द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, ठीक है। इसको क्या होगा कि रियल टाइम में हम उस चीज को मेमोराइज करेंगे, रियल टाइम में ये एक्सेस करेंगे कि अभी जो टॉपिक खत्म हुआ है वो रियल टाइम में कितना हमारे दिमाग में मौजूद है, ठीक है। इफ वी डू दिस, द वेरी सिंपल थिंग, हम लोग जनरली क्या करते हैं, चैप्टर टॉपिक खत्म होता है और बस किताब बंद, क्वेश्चन आंसर बना लिए, टॉपिक बना लिए एंड जस्ट वी थिंक दैट ओ वी आर डन विद इट, और फिर अगले बार उसको रिवीजन भी कब करना है इसका भी कुछ खास पता नहीं होता है फिर, क्योंकि अगले दिन अगले सब्जेक्ट का या अगले टॉपिक का हमारे पास शेड्यूल होता है। तो अब देखिए, पहला स्पेस रिपीटेशन है, वो हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसको कंबाइन करते हैं हम एक्टिव रिकॉल से, ठीक है, जो रियल टाइम में आपको रिवीजन करके देगा, ठीक है, कि आपके ब्रेन ने रियल टाइम में कितना एक्सेस किया है। तो एक तो हो गया, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो चीजें गई, लेकिन जब उसको दोबारा रिपीट करेंगे, जस्ट फोकसिंग दैट व्हाट आई हैव अचीव्ड और व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस टॉपिक, तो तुरंत से वो चीज रिपीट होगा और वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रोक लगेगा, एक फिक्स हो जाएगा हमारे दिमाग में। एंड दिस आई टेल यू, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करें, इस एक्टिव रिकॉल के टेक्निक को, कि टॉपिक जैसे ही खत्म होता है, यू हैव टू क्लोज ऑन योर बुक्स, यू हैव टू क्लोज ऑन योर नोट्स, ठीक है ना, एंड जस्ट क्लोज योर आइज और इन वॉट एवर वे पॉसिबल आप रिकॉल करो
कि इस टॉपिक में हम लोगों ने किस टॉपिक से पढ़ा, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट, है ना, बाय क्लोजिंग योर आइज, ठीक है, रिकॉल इट एंड स्लोली यू विल फाइंड, अगर जैसे जैसे इसकी आदत आपकी बनती जाती है, आपकी माइंड की रिगेनिंग कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट बन जाएगी। इंप्लीमेंट करके देखना होगा आपको। अब बोलोगे कि नहीं 1 दिन किया 2 दिन किया तो नहीं, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन करके देखिए, इसको अपने रूटीन में ला के तो देखिए, रिजल्ट आपको सामने में मिलेंगे। माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलने हैं, ये तय है, और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ेगी। तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की कोई ऐसी कोई खास आवश्यकता है नहीं। जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज वेरी स्मॉल टेक्निक्स, है ना, इंप्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। चलिए, अब एक्टिव रिकॉल तो अब समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए कुछ आप क्विजेस का निर्माण कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, लाइक राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू रिमेंबर। अब इसको ये भी कर सकते हैं कि बिना देखे, बिना नोट्स को देखे, बिना किताब को देखे, आप वो सारी चीजें लिख रहे हैं अपने पास, ठीक है, इन योर कॉपी, विदाउट लुकिंग एट योर बुक्स, विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स, ठीक है। अगर ये काम कर रहे हैं, जस्ट पहले तो हम रिकॉल कर लिए उसको दिमाग में, उसके बाद फिर जो रिकॉल कर रहे हैं उसको एट दैट ऑन द सेम टाइम आई एम ऑल्सो राइटिंग ऑल दोस थिंग्स दैट आई एम एबल टू रिकॉल इट, ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिस लगाते हैं तो फिर मैजिक होगा, आप मैजिक होगा, गारंटी है, मान के चलो, ये होगा मैजिक, ठीक है। आपकी मेमोरी पावर अपने आप इनहेंस करेगी बच्चों, मान लो मेरी बात को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरलीव्ड लर्निंग। इंटरलीव्ड लर्निंग का क्या मतलब होता है? इंटरलीव्ड लर्निंग का मतलब होता है कि आप चीजों को एक एक ही चीज को नहीं, आपको चीजों को डाइवर्सिफाई करना होगा, ठीक है। यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई थिंग्स। तो जैसे ही हम चीजों को डाइवर्सिफाई करते हैं, हम समय देते हैं अपने दिमाग को स्विच करने का। अब देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कोई एक चैप्टर के तो क्वेश्चंस होते नहीं है, और दूसरी बात, अगर परीक्षा का शेड्यूल तैयार होता है, फॉर एग्जांपल अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक का एक शेड्यूल बनता है हमारे पास, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे का एक शेड्यूल अगर बनता है, तो हमारे पास इस केस में रिवीजन करने का समय बहुत कम होता है। मैं स्कूल्स के एग्जाम की जनरली बात कर रहा हूँ, रिवीजन करने का समय बहुत कम ही मिलता है। अब मंडे को हमारा कोई एक सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश का एग्जाम खत्म हुआ है, तो ट्यूसडे को हमारा फॉर एग्जांपल साइंस का एग्जाम है, तो फिर इस पूरे साइंस को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है इसमें, इसको रिवाइज करने का कितना समय मिल रहा है हमें? लेस देन 24 आवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब बहुत बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होता है कि भाई 24 घंटे के समय, क्योंकि पहले से बहुत कुछ पढ़ा हुआ अगर होता भी है तो वो भूल गए होते हैं, और उस पूरे चीजों को एक दिन में एक साथ रिवाइज करना, इट बिकम्स अ वेरी हेक्टिक टास्क, ठीक है। इस बात को मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने भी किसी समय में इस तरह से परीक्षाएं दी हैं, एंड आई हैव आल्सो फेस मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है। लेकिन आई ट्राई टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और ये समस्या हर किसी स्टूडेंट्स के साथ होती है, आज भी बच्चों के साथ ये सेम। तो उसी को समझाने के लिए ये एक टेक्निक है, इंटरलीव टेक्निक। कि हम क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव सिंगल टाइम टू अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन टॉपिक इन आइसोलेशन, स्टूडेंट्स शुड अल्टरनेट बिटवीन टॉपिक्स, ठीक है। जैसे कि अगर चैप्टर 1 का रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी समय हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको चैप्टर 4 पढ़ना है, या करंट टॉपिक हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, तो हम एक ऐसा शेड्यूल आज के दिन में ही बनाएंगे जब हम चैप्टर 1 को रिवीजन करने का भी हमारे शेड्यूल में टाइम होगा, और चैप्टर 2 को भी पढ़ने का हमारे पास शेड्यूल में टाइम होगा। अब इसको कुछ थोड़ा और आसान तरीके से बता दो। फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन में हमने सोचा है, या करंट हमारा हिस्ट्री में कोई एक चैप्टर चल रहा है, सपोज कीजिए कि हिस्ट्री में अगेन टेक फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर लूं मैं, ठीक है। अगर नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाई हो रही है करंट में, तो हम आज के दिन में, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप का जो भी टॉपिक चल रहा है उसको तो पढ़ेंगे ही साथ में, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि आज ही के शेड्यूल में हमने फिक्स करना है कि आज हम ज्योग्राफी का भी कोई एक चैप्टर पढ़ लेंगे, या कोई एक टॉपिक पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल मानसून से रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून, इसको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और अगर संभव हो तो इकोनॉमिक्स को भी समय देंगे आज के दिन में, और इकोनॉमिक्स का कोई एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल मनी एंड क्रेडिट का एक चैप्टर आ जाता है उसमें, मनी एंड क्रेडिट, उसके कुछ टॉपिक्स को, या अगर समय है, आपने उस तरह से समय बनाया है, तो पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज करंट दिन पर हम केवल एक ही सब्जेक्ट को लेकर के नहीं बैठेंगे, एक जो करंट में टॉपिक चल रहा होगा वो तो पढ़ना ही है, साथ में जो प्रीवियस हमने पढ़ा है किसी चीज को, किसी दूसरे सब्जेक्ट्स को, उसको भी शेड्यूल करेंगे रिवाइज करने का कुछ का एक। तो अगर इस तरीके से अपने शेड्यूल को तैयार करते हैं, तो आपके पास 3 टेक्निक हो गए। पहला मैंने बताया कि स्पेस रिपीटेशन कर रहे हैं, दूसरा मैंने बताया कि एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, और तीसरा अभी इंटरलीव लर्निंग की बात कर रहे हैं। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट को, तीनों टेक्निक्स को अगर हम कंबाइन करके अपने शेड्यूल में शामिल करते हैं, फिर देखो जादू। जादू ना हुआ तो बोलना, होगा जादू। लेकिन ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप नहीं होता है, सभी टेक्निक्स को एक बार में नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक एक करके इस्तेमाल कीजिए ना। पहले आप एक्टिव रिकॉल से शुरुआत कीजिए, फिर स्पेस रिपीटेशन से शुरुआत कीजिए, फिर इंटरलीव लर्निंग से इस्तेमाल कीजिए, और फिर
एक इंडिविजुअली ट्राई करने के बाद आप फिर तीनों को एक साथ मिक्सअप कीजिए। आप करके देखो, फिर बताना कि आपकी मेमोरी शार्प हुई नहीं। आप करके देखो, फिर बताना कि चैप्टर 5 पढ़ रहे हो लेकिन चैप्टर 1 की सारी बातें याद है या नहीं। और केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, अदर सब्जेक्ट्स के भी। आप इंग्लिश में चैप्टर 5 पढ़ रहे हो लेकिन आपको साथ साथ हिस्ट्री का चैप्टर 1 2 3 4 5 भी याद है, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको ब्रेन को आप समय दे रहे होंगे इसको बार बार उस चैप्टर को रिविजिट करने का, रिकॉल करने का। ठीक है, इफ यू डू इट, ओ हो, मैं कह रहा हूं मैजिक होगा। और होगा मतलब होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो इंप्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा? मिक्स अप प्रैक्टिस बाय रिव्यूइंग ओल्डर चैप्टर्स व्हाइल लर्निंग न्यू वंस। फॉर एग्जांपल, आफ्टर लर्निंग चैप्टर 4 सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 2 एंड 3 अलोंग विद द न्यू मटेरियल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन प्लीज करिए, इसको करके देखिए। आप करके देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैजिक होना है। ठीक है, और ये समस्या हमेशा के लिए गॉन। ठीक है, गो ऑन हो जाएगा। अब एक आता है मेकिंग यूज ऑफ माइंड मैप्स एंड विजुअल एड्स। ठीक है, अगर आपके पास समय क्या है, मतलब प्रैक्टिस के दौरान माइंड मैप बहुत हेल्प करता है हमें, क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्टिविटी प्रदान करता है। माइंड मैप बनता कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 1857 का कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले बिफोर 1857, ठीक है, क्या इवेंट्स हुए 1857 के बिफोर, क्या इवेंट्स हुए, इसको हम लोग एरो देखिए। हर हर स्टूडेंट का यहाँ पे अपना अपना टेक्निक होता है, कोई सर्कल बना के करता है, कोई एरो बना के करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1857 की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग भाग में इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा, या 1857 को बीच में लिख करके इसके अलग अलग फैक्टर्स को इस तरीके से डिनोट कर लूंगा। ठीक है, अब जो भी तरीका जिसने भी अपनाना है, जैसे भी अपनाना है, वो अपना सकता है, माइंड मैप तैयार कर सकता है। 1857 लिखा, इसका बिफोर, इसके बिफोर में क्या हुआ, ठीक है, फिर इसके आफ्टर में क्या हुआ, ठीक है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या रहे, ठीक है, और करंट में जब जैसे ये चला 1857 में चला, तो करंट इवेंट्स में क्या क्या हुआ इसके, ठीक है, उन इवेंट्स को भी हम सीरीज में क्या करेंगे, सजा देंगे कि पहले क्या, दूसरे बार क्या, तीसरे बार क्या, डेट के हिसाब से। अब डेट्स जब डालेंगे तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा सकते हैं, पहले डेट क्या हुआ, फिर दूसरे डेट में क्या हुआ, तीसरे डेट में क्या हुआ। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करता हूँ मैं, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया अगर इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि भाई 1850, इसको भी फेज में बांट देंगे। 1885 से लेकर के 1915 तक की कहानी पहले देख लेते हैं, फिर 1915 से लेकर के हम 1930 तक की कहानी देख सकते हैं, और फिर 1930 से लेकर के हम 1947 तक की कहानी देख सकते हैं। इसको सेपरेट करके अगर हम इसको काम करते हैं, ठीक है, और माइंड मैप बना के काम करते हैं, ठीक है, तो हालांकि ये जो सेपरेशन है इसको चंकिंग भी बोलते हैं, जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, चंकिंग बोलते हैं। एक लार्ज पार्ट ऑफ सेक्शन को छोटे छोटे भाग में, हिस्सों में बांट करके पढ़ाई करना। ठीक है, एक बड़ा सा पार्ट है, ठीक है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया 1885 से लेकर के 1947 तक की कहानी है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया है फेजेस में, ठीक है, छोटे छोटे भाग में। अब एक पे कमांड किया, फिर दूसरे पे कमांड किया, फिर तीसरे पे कमांड किया, और जब कमांड कर रहे हैं तो एक पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, तो पहले को फिर रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसी समय एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, फिर उसी समय इंटरलीव लर्निंग कर रहे हैं, और फिर माइंड मैप्स का तैयारी कर रहे हैं, माइंड मैप बना रहे हैं अपने कॉपी में, अपने नोट्स में। ठीक है, तो जब माइंड मैप बनता है तो वो हमें रिवीजन करने के समय बहुत हेल्प करता है। बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए भी चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। अब माइंड मैप तो बना लिया, फॉर एग्जांपल कि 1857 के अगर फैक्टर्स की बात करूं, तो आपने इसको फैक्टर्स को पॉइंट वाइज इस तरीके से माइंड मैप करके अगर बना लिया है, लेकिन इस फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या हुआ ये याद नहीं है, तो फिर ये माइंड मैप बनाने का भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो यू विल हैव टू कंबाइन दिस माइंड मैप टेक्निक विथ ऑल द प्रीवियस टेक्निक्स। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे, मैजिक, ठीक है, मैजिक होगा। और चंकिंग, एज आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, जब ये समझा रहा था कि बड़े से किसी पार्ट को छोटे छोटे भागों में बांट के उसको एक एक करके खत्म करना। ठीक है, कोई भी बड़ा सा टॉपिक है, अगर हम सपोज कीजिए कि मानसून इन इंडिया ही पढ़ रहे हैं, तो मानसून इन इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है। अब इसको हर टॉपिक के हिसाब से बांट देंगे कि मानसून के डिफरेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, मानसून के फैक्टर्स को समझेंगे, 1 2 3 4 वट एवर द फैक्टर्स आर। ठीक है, उसके बाद मानसून के फैक्टर्स को समझने के बाद फिर मानसून भारत में प्रोसीड कैसे करता है, कैसे वो स्प्रेड करता है। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ द मानसून समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम भारत के क्लाइमेट के बारे में समझेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या हैं हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन्स ओवर ईयर, सीजन्स, सॉरी क्लाइमेट नहीं, सीजन्स क्या क्या हैं हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, किस सीजन में मानसून की ये गतिविधि होती है। ठीक है, सीजन्स के पीछे क्या कारण है। तो जो भी सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को बांट बांट के पढ़ेंगे। आज मानसून रिवाइज करना शुरू किए हैं या पढ़ना शुरू किया है, तो इट्स नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक पढ़ लेना है। नहीं, टॉपिक माइंड में लक्ष्य होगा, एम होगा। ठीक है, आज के दिन का एक गोल होगा, वो गोल फिक्स करेंगे कि फ्रॉम दिस टॉपिक टू दिस टॉपिक। और हाँ, इसको सेलेक्ट करने समय यू हैव टू जज योर ओन कैपेसिटी ऑल्सो, कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको ये काम करना है। एंड देन अगेन यूजिंग द अर्लियर डिस्कस्ड टॉपिक्स टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, अगर ये 4 चीजें जो आज हम लोगों ने डिस्कस करी,
क्या क्या 4 चीज़ें डिस्कस की, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने स्पेस रिपीटेशन के बारे में बात की, हम लोगों ने एक्टिव रिकॉल की बात की, हम लोगों ने इंटरलीव लर्निंग की बात की, हम लोगों ने माइंड मैप्स और विजुअल एड्स बना करके कैसे हमें पढ़ना है उसकी बात की। ठीक है, और लास्ट में चंकिंग और समरी नोट्स बनाने की बात की। अगर ये 4-5 टेक्निक्स का हम कंबाइंड यूज करते हैं, अगर शुरुआत में कंबाइंड यूज नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अगर उसको 1 बाय 1 करके अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी स्ट्रैटेजी डेवलप करके कि पहले हम एक्टिव रिकॉल को अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम स्पेस रिपीटेशन को अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम चंकिंग को अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम दिस माइंड मैप्स को अप्लाई करके देखते हैं, और फिर बाद में जाकर के सभी को एक साथ अप्लाई करके देखते हैं। If you continue to do this, if you are successful in doing this, and why won't you? You will be. ठीक है ना? Because if you have the desire, अगर आपके मन में ये इच्छा है, प्रबल इच्छा है, आप सीरियसली इस समस्या से जूझ रहे हैं, use this technique and find the result. और रिजल्ट आएगा, निश्चित है, 100% है। अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यू मे कमेंट ऑन माई चैनल। ठीक है, मैं स्वीकार करूंगा। और अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है, एक टेक्निक का भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू, कि आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, इसका बहुत पॉजिटिव फायदा हमें मिला है। ठीक है, और मिलेगा। आई एम वेरी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, दैट यू आर गोना गेट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दीज टेक्निक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड दिस राइट नाउ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज सॉल्यूशंस। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कैसे डील करें, साथ साथ हमारे अपने मेमोरी पावर को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली क्या क्या कर सकते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज भाई लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, फॉरवर्ड करो, शेयर करो लोगों के साथ। हाँ यार, प्लीज कमेंट करना, कमेंट जरूर करना यार। अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज I request you all to comment and review and tell me what else I can do for you. Okay? तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। Thank you very much. जय हिंद।